मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी केमिकल काइनेटिक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और केमिकल काइनेटिक में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एक क्लास हो गया। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी कर देगा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर देता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे। पॉजिटिव कैटलिस्ट है रेट बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है रेट घटा देता है। कंप्लीट मैकेनिज्म सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास कि एक्टिवेशन एनर्जी घटा देगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है। ये आप पढ़ चुके हैं। आपको थोड़ा सा पार्ट उसका और बचा हुआ है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एंड साथ साथ आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन आज डिस्कस करते हैं। 12th क्लास का है, मेडिकल के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, आईटी मेन और एडवांस। और ये केमिकल काइनेटिक में 19th वीडियो है, 19 नंबर वीडियो आएगा। इससे पहले 18 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट कैटलिस्ट से ही रिलेटेड है, छोटे छोटे टर्म है और अभी मैं डिस्कस करूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, कैटालिटिक प्रमोटर आपको डिस्कस करना है। कैटालिटिक प्रमोटर हमें डिस्कस करना है। छोटा छोटा पॉइंट, जैसे कैटलिस्ट आप पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ लिए हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट पढ़ लिए हैं, उस तरह कैटालिटिक प्रमोटर पढ़ना है, कैटालिटिक पॉइजन पढ़ना है, ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन जानना है। आपको जानना है कि होमोजेनियस कैटलिसिस कैसा रिएक्शन होता है, हेट्रोजेनियस कैटलिसिस रिएक्शन आपको समझना है, एंजाइम कैटलिसिस जानना है और कुछ कैटलिस्ट जो मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट हैं जो काफ़ी पेपर में पूछे गए हैं वो मैं कुछ लिस्ट बना दूंगा आपको। सो कैटालिटिक प्रमोटर आप एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे आप ये लिख लें N2 और 3H2, ये फेमस हैवर प्रोसेस है जो पहले भी पढ़े हुए हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। सो ये बना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट हो, बट आयरन के बगल में हमें बिठाना है मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम जो हुआ, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है, ये कैटलिस्ट नहीं है, बट ये क्या करता है कि इस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता, प्रमोट करता है, उसके एक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो कैटालिटिक प्रमोटर में मोलिब्डेनम कहेंगे। मोलिब्डेनम एक कैटलिस्ट नहीं है, बट ये इसके एक्टिविटी को, आयरन जो कैटलिस्ट है उसके एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो इसी को कैटालिटिक प्रमोटर बोलते हैं। तो कैटालिटिक प्रमोटर इटसेल्फ जो है कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, बट जो कैटलिस्ट है उसके एक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो आप यहां पे लिखेंगे हैवर प्रोसेस। काफी फेमस प्रोसेस है आपका। इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ेंगे, आयरन के बारे में लिख लेंगे कि ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये हो गया। क्या इसके बारे में लिखेंगे मोलिब्डेनम। ये कैटलिस्ट नहीं है, मोलिब्डेनम नॉट कैटलिस्ट, नॉट कैटलिस्ट, बट इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसी को प्रमोटर बोलते हैं। ये खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है, बट उसके एक्टिविटी को बढ़ा देता है। हो गया, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये जो आप मोलिब्डेनम हुआ, यही मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर में आएगा। तो सेल्फ कैटलिस्ट नहीं है, बट वो एक्टिविटी, इसके आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है।
सिंपल ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देखना है और थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इसलिए आपको कंप्लीट करना है, तो बस इतना ही है, इसमें इतना ही। कैटालिटिक प्रमोटर ये प्रमोट करेगा, इसके एक्टिविटी को खुद कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। जैसे प्रमोटर हुआ उसी तरह साइंस में कैटालिटिक पॉइजन पढ़ना आपको, और आप जानते हैं कुछ रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं। सो 8 कैटालिटिक पॉइजन। हो गया, चलिए मैं यहाँ रिएक्शन चेंज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो आप ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में ऐसे रिएक्शन जानते हैं जहाँ पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन जहाँ यूज होता है। कॉन्सेप्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे प्रमोटर ने कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करा दिया था, सर प्रमोटर एक्टिविटी इंक्रीज कराया, और आपको पढ़ना है पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन कैटलिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। सो आप देखिए आपके पास ये रिएक्शन आप यूज करना चाहेंगे, चाहे ये ऐसे यूज करिए जो बहुत कॉमन रिएक्शन आपके पास है। आप मान लीजिए यहाँ पे R और C ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कर लेंगे, R ऐसे कर लीजिए, और यहाँ आपको ऐड करना है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है पैलेडियम, और साथ में ऐड कर लीजिए BSO4, ठीक है। ये आप जानते हैं कि फेमस कैटलिस्ट लिंडलार कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप 20 क्वेश्चन 20 एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, 20 एग्जाम्पल आईडी एडवांस में आया वो क्वेश्चन आप। सो यहाँ पे आप इसके बारे में जानते हैं कि ये फेमस लिंडलार कैटलिस्ट, और आप स्टीरियोकेमिस्ट्री जानते हैं कि लिंडलार कैटलिस्ट में ऐसे प्रोडक्ट बनता है, R हुआ और CH यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, C और यहाँ पे R हो गया और ये H हो गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ट्रांस, और सॉरी सिस ना, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड किया तो सिस अल्कीन बना, ठीक है। सो जो आप लिंडलार कैटलिस्ट ये जो मिक्सचर पढ़े थे कि पैलेडियम एंड BSO4 या उसके जगह CSO4 या BaCO3, क्यूनोलिन पढ़े थे, आप कार्बन पाउडर यूज किए थे, तो बहुत सारा ऑप्शन था यहाँ पे। सो ये देखिए पैलेडियम जो है ये तो एक्ट करेगा पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, ऐसे ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और साथ में ये जो BSO4 आप यूज कर रहे हैं, तो BSO4 कैटालिटिक क्या है, पॉइजन। आप पहले पढ़े हुए ऑर्गेनिक में 20 रिएक्शन आप इस पे पढ़े हुए, बहुत फेमस लिंडलार कैटलिस्ट है। सो आप BSO4 जो है ये कैटालिटिक पॉइजन है, ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा ताकि ये इसके आगे न बढ़ पाए, यहाँ से अल्कीन से अल्केन न बने, तो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि ये पॉइजन है, इसके एक्टिविटी को स्लो कर देगा। तो आप नोट करेंगे पैलेडियम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, बट जो आप ये देख रहे हैं BSO4 बेरियम सल्फेट, BSO4 जो है वो कैटालिटिक पॉइजन, ये कैटालिटिक पॉइजन हुआ। सो नॉट कैटलिस्ट बट इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इंक्रीजेज की जगह आप डिक्रीजेज करेंगे, डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो यही था कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक पॉइजन, एकदम छोटा छोटा पॉइंट। सो आप नोट करेंगे और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लेंगे यहाँ पे। लिंडलार कैटलिस्ट और जगह आप यूज करते थे, आप जैसे यहाँ पे आपके पास एसिड क्लोराइड है, नाउ रोजनमोंड रिडक्शन फेमस रिडक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन और अगेन लिंडलार कैटलिस्ट पैलेडियम और BSO4 ये आप लेंगे तो ये रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये रिएक्शन भी आप कॉपी में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। आप रिएक्शन के नीचे नेम लिखना चाहें, वो बार बार रिपीट करते रहेंगे, 1 मिनट तो लगेगा आपको। सो लिखने में आपका रोजनमोंड रिडक्शन, ये है रोजनमोंड रिडक्शन।
तो इसमें भी देखिए वही लिंडलार कैटलिस्ट, ये तो कैटलिस्ट हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये पॉइजन BSO4 कैटालिटिक पॉइजन। तो यहाँ भी रिएक्शन इसके आगे नहीं प्रोसीड करेगा, ये रिडक्शन है बट स्लो रिडक्शन, ये रिडक्शन बस यहाँ पे रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। और वो इसलिए आगे नहीं जाता है क्योंकि ये BSO4 जो है कैटालिटिक पॉइजन है। तो था आपका प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन, ये आपको जानना था। काफी छोटा छोटा टर्म है, सब पढ़ा हुआ है आपका, ये रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं। सो नेक्स्ट आप कर लेंगे कैटलिस्ट में होमोजेनियस कैटलिसिस, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। आसान से एकदम छोटा छोटा, बस एग्जांपल आपको जानना है। तो 8 and 9 कैटलिसिस। मैं मिटा रहा हूं वहां पे। देखिए होमोजेनियस कैटलिसिस बहुत आसान है, ढेर सारे एग्जांपल आपको साइंस में मिलेंगे। यहां आपको बोलना है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। अगर सॉलिड है तो सॉलिड लेना है, लिक्विड है तो लिक्विड लेना है, गैस है तो गैस लेना है। तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस। नाम ही क्लियर है कि सेम फेज कैटलिसिस, सेम फेज कैटलिसिस। प्रोडक्ट की बात मैंने नहीं की है, मैंने बोला कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट are in same phase. होमोजेनस कैटलिसिस, सिंपल सा। सो आप एग्जांपल देख लें, बहुत सारे एग्जांपल हैं, 2-3 एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे। होमोजेनस कैटलिसिस में मान लीजिए मुझे सॉलिड मीडियम सॉलिड कैटलिस्ट लेना है, तो सबसे सिंपल एग्जांपल एनसीईआरटी का ये एग्जांपल ले लीजिए, 2KClO3, ये है सॉलिड फेज में, और यहाँ पे कैटलिस्ट ले लेंगे MnO2, ये भी कैटलिस्ट सॉलिड है। और जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका 2KCl और 2KCl यहाँ पे सॉलिड हो गया, और 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो गैस हो गया, बट मुझे प्रोडक्ट के बारे में मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने लिखा है कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। वो प्रोडक्ट गैस होने दीजिए। ये तो प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, फेमस रिएक्शन है आपका, बैलेंस रिएक्शन है। आप नेम लिखना चाहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और +5 में इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट लिखेंगे। ये आता है एग्जाम में, जैसे 4 ऑप्शन लिख देगा, पूछा जाएगा कि आप पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि होमोजेनियस कैटलिसिस कौन सा रिएक्शन है। तो सिंपल सा आपको बात करना है रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का, ये सेम फेज होना चाहिए। सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड का भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आप लिख लें। सॉरी, लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल आप लिख लीजिए। लिक्विड में ऑर्गेनिक वो या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो पढ़े थे वो आप लिख सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में ये आप ले लें, जैसे आप एसिडिक एसिड ले लीजिए। एसिडिक एसिड आप जानते हैं ये विनेगर हो गया। लिक्विड मैंने समझाया था आपको, विनेगर सिरका जो एकदम खट्टा होता है वो लिक्विड हो गया। आप अल्कोहल ले लीजिए, C2H5OH, ये भी लिक्विड है।
देखिए लिक्विड एंड लिक्विड दोनों रिएक्टेंट लिक्विड लिक्विड हुआ, इसको मैं मिटा रहा हूं उधर। देखिए नहीं, और यहाँ पे कैटलिस्ट लेना है। कैटलिस्ट में भी यहाँ पे H प्लस जो है ये भी आपका लिक्विड फेज हुआ। H प्लस एनीथिंग, H प्लस में आप एसिड ले सकते हैं, लाइक HCl ले सकते हैं, कैटलिस्ट है, या आप H2SO4 ले सकते हैं। कुछ भी यहाँ लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ हिंट देगा। सो यहाँ पे आप लिक्विड रिएक्टेंट, ये भी लिक्विड रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है, और जब आप इसको आप रिएक्ट करेंगे तो ये ईस्टर बनेगा। ये ईस्टर जो हो गया C2H5, ये भी लिक्विड है, और यहाँ वाटर बनेगा। खैर इसमें सारे लोग लिक्विड हैं। देखिए आपका सारा लोग रिएक्टेंट भी, सारा रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट, और इसमें कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। ये सारे कैटलिस्ट हैं। सेम फेज है सारा। हमें रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट से मतलब है, अगर प्रोडक्ट भी आ गया तो बेस्ट है, ठीक है आपका। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि होमोजेनस कैटलिसिस, तो आपको डिफाइन करना है, एक लाइन में लिखना है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच आर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। और 3 एग्जाम्पल लिखते हैं तो बेस्ट है। एक सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया, ये लिक्विड और लिक्विड कैटलिस्ट का एग्जाम्पल लिखते हैं, और एक गैस का भी बना देंगे। गैस का चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप SO2 ले लें, ये गैस प्लस NO2 आप ले लेंगे, ये गैस है, और यहाँ पे एक NO कैटलिस्ट लेते हैं, NO गैस, ये कैटलिस्ट है, और ये बैलेंस रिएक्शन में यहाँ पे बन जाएगा SO3 गैस हो प्लस NO, ये गैस। चेक करेंगे आप, ये बैलेंस रिएक्शन है। नाउ सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, सो 4 है, नाइट्रोजन बैलेंस रिएक्शन है। ये आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये लेट चेम्बर प्रोसेस बोलते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द H2SO4। मैं पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक, जो संडे टू संडे क्लास होता है उसमें मैं समझाऊंगा आपको। तो आप यहाँ इसके नीचे लिख भी सकते हैं कि ये लेट चेम्बर प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, ये हो गया। सो आता है पेपर में, ये लेट चेम्बर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं। तो लेट चेम्बर प्रोसेस का जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट पूछा हुआ है, ये आईडी में भी पूछता है क्वेश्चन, और यहाँ पे ऐसे लेट चेम्बर प्रोसेस में NO लेते हैं, NO, वो गैस फेज में रहता है, वो कैटलिस्ट लेते हैं। तो होमोजेनस कैटलिसिस यही था, बोर्ड एग्जाम में आता है, छोटा सा टॉपिक है। सो आप एग्जाम्पल जरूर लिखना है, सिर्फ आप ये लिख के आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट की, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, तो नंबर नहीं मिलता। आपको प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाना होगा कि सॉलिड रिएक्टेंट, सॉलिड कैटलिस्ट, लिक्विड रिएक्टेंट, लिक्विड कैटलिस्ट, गैसेस रिएक्टेंट, गैसेस कैटलिस्ट, तब नंबर आपको मिलेगा। तो जैसे होमोजेनस आपने पढ़ा, वैसे ही हेट्रोजेनस कैटलिसिस। तो हेट्रोजेनस कैटलिसिस, chemical reaction in which reactant and catalyst are in different phase। तो मैं एग्जाम्पल करता हूं, लिखता हूं, तब तक बीच बीच में स्लाइड, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्लाइड आते रहेगा। तो अभी आपको 2 क्वेश्चन का या 1 क्वेश्चन का जो भी एक स्लाइड आएगा, जो जस्ट 1 सेकंड में आप बस ऐसे देखेंगे, टिक कर देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अभी एक स्लाइड में प्रेजेंट करता हूं, 2 क्वेश्चन होगा, उसको आप टिक करेंगे, उसके बाद मैं हेट्रोजेनस कैटलिसिस एक्सप्लेन करता हूं। सो आपने कर लिया क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, सिंपल था। आपको नेक्स्ट हेट्रोजेनस कैटलिसिस उल्टा करेंगे, chemical reaction in which reactant and catalyst are in different phase। so आप लिखेंगे
reactant and catalyst are in different phase. अलग अलग फेज, सॉलिड है तो लिक्विड होना चाहिए, कैटलिस्ट कोई भी, बट फेज बस वेरी करना चाहिए। सबसे सिंपल एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सो नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, इनऑर्गेनिक में सारा रिएक्शन पढ़ेंगे। हैबर प्रोसेस आप कई बार पढ़े हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, काइनेटिक में भी पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं। सो हैबर प्रोसेस करनी है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देखिए यहां पे N2 गैस और 3H2 ये भी गैस हो। देखिए रिएक्टेंट गैस फेज में, बट आप कैटलिस्ट जो हैबर प्रोसेस में खूब आप पढ़ चुके हैं, कैटलिस्ट लेते हैं आयरन। आयरन एक सॉलिड कैटलिस्ट है। सो ये रिएक्टेंट गैसेस फेज में है, कैटलिस्ट ले रहे हैं सॉलिड फेज में। यहाँ प्रोडक्ट बना दीजिए 2NH3 और ये गैस बन गया। देखिए ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल द हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। कितना आसान है, थोड़ा सा और कर लीजिए। 3-4 एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सो ओस्टवाल्ड प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप सीखते रहिए। कोई चीजें अगर आप 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं तो वो और अच्छा है आपके लिए। हम लोग संडे टू संडे क्लास में ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बट ये कई बार पूछा हुआ पेपर में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा कैटलिस्ट, प्लेटिनम, कैसा रिएक्शन। सो देखिए यहाँ पे नाउ अमोनिया, 5 अमोनिया एंड देन ऑक्सीजन। जस्ट वेट करिए, मुझे बैलेंस करेंगे। प्लेटिनम सॉलिड हो गया, नियरली 800 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करना होता है। जस्ट वेट करिए। 5NO प्लस 15, नो सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, वो बैलेंस हो जाएगा, छोड़िए अभी वेट करिए। सो 4NO और 12 हाइड्रोजन, सो 12 वाटर, 6 वाटर, और मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 4 and 6 10, सो 5। देखिए ये रिएक्शन। अब मैं बगल में रुके, मुझे और अच्छे से लिखने दीजिए। 4NH3 ये गैस करना है, अमोनिया गैस होता है। 5 ऑक्सीजन ये गैस हो गया, ठीक है। नाउ प्लेटिनम, देखिए यहाँ पे प्लेटिनम एक सॉलिड कैटलिस्ट, तो रिएक्टेंट गैस फेज में है, नाउ कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में। ये एक फेमस हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के एग्जांपल में आएगा। ये है गैस फेज, और वाटर भी आप गैस कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो स्टीम बन जाएगा, तो वाटर को भी गैस फेज में कर लेंगे। तो ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का। सो आपको हेट्रोजीनियस लिखना हो तो आप इतना लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन है, ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3। HNO3 बना नहीं है, HNO3 बनाने के लिए और भी स्टेप होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अगर लिखना चाहें आप तो ये नाइट्रोजन NO जस्ट 2NO और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और यहाँ बन जाएगा 2NO2 एंड फाइनल स्टेप 2 moles of NO2 on reaction with oxygen and water और फाइनल लास्ट रिएक्शन 2HNO3। एक बार बैलेंस करने दीजिए मुझे। सो 6 4 5 6, नो 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 नो, हाफ करना है। चेक करेंगे अगेन, 4 5 6 6, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, एकदम करेक्ट बैलेंस है। कैटलिटिक रिएक्शन यही है। हमें हेट्रोजीनियस कैटलिसिस जानना है, तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस ये फर्स्ट रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट
और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है। बाकी आपको जानना है कि कैसे HNO3 बनता है, तो फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फाइनल HNO3, ये था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट ये सीखना है आप ओस्वाल्ड प्रोसेस अभी जाने कि कौन सा कैटलिस्ट लेना है, किसके लिए यूज करते हैं, ये हो गया। और आप पढ़ रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल कि ये जो रिएक्टेंट कैटलिस्ट डिफरेंट फेज है, इसलिए इसको हेट्रोजेनियस, ये रिएक्शन हुआ हेट्रोजेनियस कैटलिसिस। सो थर्ड एग्जाम्पल और कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और करिए। नाउ नेक्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द H2SO4 आप लिखेंगे थर्ड में। सब पढ़ेंगे बट छोटा छोटा बीच बीच में आ रहा है तो आप पढ़ते चलिए। डिटेल में तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक में कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, हैबर्ट प्रोसेस, कंडीशन फिर से मैं पढ़ाऊंगा। बट यहाँ हेट्रोजेनियस कैटलिसिस के एग्जाम्पल में ये भी बहुत फेमस है, तो आप लिखते रहेंगे यहाँ पे। यहाँ आपको SO2 लेना है और देन ऑक्सीजन, ये गैस है, और रिएक्ट करना ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और यहाँ कैटलिस्ट आपको लेना है, प्लेटिनम ले सकते हैं या आप ले सकते हैं V2O5 भी। V2O5 भी खूब पूछा गया, प्लेटिनम भी ऑप्शन में रहता है। टेम्परेचर नियरली 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होता है। नाउ ये मिक्स करेंगे, सो 2 मोल्स ऑफ द SO3 गैस। सो हमें कैटलिसिस रिएक्शन पढ़ना है तो रिएक्शन यही रहा। बाकी अगर H2SO4 का प्रिपरेशन जानना है तो 2 रिएक्शन और हैं इसके आगे, वो मैं लिख दूंगा, बट आप यहाँ लिख लें। आप अभी पढ़ रहे हैं हेट्रोजेनियस कैटलिसिस, तो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट में लिख लेंगे प्लेटिनम सॉलिड है, यहाँ जरूर लिखना है आपको। ऐसे लिखना है V2O5 और लिखना है कि ये सॉलिड है, और लिखना है प्लेटिनम, यहाँ लिखना है ये भी सॉलिड है। और यहाँ पे नीचे लिखना है कि ये एग्जाम्पल हेट्रोजेनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। कैटलिसिस हो गया ये। स्कूल में आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए है होमोजेनियस कैटलिसिस, हेट्रोजेनियस कैटलिसिस विद एग्जाम्पल, कैटालिटिक प्रमोटर, कैटालिटिक पॉइजन, और कंपटीशन में भी आता है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा हुआ है। इसको पूरा करना चाहें तो आप पूरा करने के लिए आप SO2 और यहाँ पे आप रिएक्शन कर लें H2SO4 का। इस तरह दोनों कंबाइन करेगा, कंबाइन करके आप बना सकते हैं H2H2O7, ये है ओलियम। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लेंगे, +6 आ रहा है, आप चेक करके देख लें। 14 and 2, यस +6 है। और ओलियम फिर से इसके ऊपर वाटर डालना होता है। जैसे ही इस पे वाटर डालेंगे ये डिसोसिएट करके 2 मोल्स ऑफ द H2SO4 बना देगा। चेक करेंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अगर आप कैटलिसिस पढ़ रहे हैं, हेट्रोजेनियस कैटलिसिस, तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देंगे तब भी नंबर मिलेगा। पूरा लिखते हैं तो बेस्ट है, सबसे अच्छा है। आप लिखते हैं कि ये एग्जाम्पल हेट्रोजेनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 होगी। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, काफी एग्जाम्पल और लिख लेंगे। ऑर्गेनिक में भी आप सीख सकते हैं, ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते हैं हेट्रोजेनियस कैटलिसिस में, जैसे आप रिडक्शन ऑफ अल्कीन या हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कर लें। देखिए ये भी एग्जाम्पल मुझे लग रहा है आप अभी 4थी या 5वीं बार पढ़ रहे हैं, तो
फोर्थ या फिफ्थ टाइम आप क्लास में यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, देखिए आप पढ़ते हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से लेकर के आप ऑर्गेनिक में, अल्कीन में, अल्केन में, कई जगह आप पढ़े हुए हैं। सो फिर से आप समझेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्कीन है, ये जो भी अल्कीन होते हैं वो होते हैं द अनसैचुरेटेड फैट। ये घर में जो वेजिटेबल ऑयल हुआ आपका, ये अल्कीन है। जो किचन में हम लोग यूज करते हैं कुकिंग ऑयल जो है वो अल्कीन होता है, अल्कीन, ये अल्कीन है और ये रहेगा लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन डबल बॉन्ड है तो इसको अनसैचुरेटेड फैट, मैं पहले कई बार समझा चुका हूं कि अनसैचुरेटेड। तो अब आप बताएंगे कि ये जो ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो लिक्विड, यहां पे लिक्विड हुआ, अनसैचुरेटेड फैट। अब जब इस पे आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल, ये हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन तो गैस है, इन प्रेजेंस ऑफ द फेमस कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट, यहाँ निकल सॉलिड, ये देखिए सॉलिड, देखिए ये रिएक्टेंट लिक्विड, ये है गैस और ये है सॉलिड। कोई स्कूल में पूछता भी है कि एक ऐसा एग्जांपल बताइए कि इसमें एक रिएक्टेंट लिक्विड हो, दूसरा रिएक्टेंट गैस हो, कैटलिस्ट सॉलिड हो, तीनों अलग अलग फेज में चल रहे हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। और निकल आपको बोलिएगा, ये आप रेनी निकल भी बोलते हैं। फेमस कैटलिस्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है और जब आप हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करेंगे तो ये ऐसे ऐड कर जाएगा, इस तरह से आपका H और ऐसे बन जाएगा और ये जो होता है धीरे धीरे सॉलिड बनना शुरू कर जाता है, होता है सेमी सॉलिड, जैसे बटर हुआ, घी हुआ। सो वही चीज आप जैसे वेजिटेबल ऑयल से आप घी बनाना या बटर बनाना, जैसे रिफाइंड ऑयल से लोग डालडा बनाता है, सॉलिड बना देता है उसको, तो प्रोसेस यही है। मैं समझा चुका हूं पहले कि ये अनसैचुरेटेड फैट है और यही जब सॉलिड में कन्वर्ट कर गया तो वो सैचुरेटेड फैट हो गया, जो कि घी हो गया या आप बटर कर सकते हैं या मार्केट में रिफाइंड ऑयल का जमाया हुआ जो डालडा रहेगा, वो चीजें, वो प्रोडक्ट आपका आएगा। सो ये है आपका सैचुरेटेड फैट। यहाँ डेल्टा H यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पढ़ा हुआ है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़े हुए हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं, एक जगह नहीं है, मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अल्केन में पढ़ा चुका हूँ, अल्कीन में पढ़ा चुका हूँ, आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ कैटलिस्ट काइनेटिक में पढ़ा रहा हूँ आपको। निकल इज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल, लिक्विड, गैस, सॉलिड, प्रोडक्ट इज सॉलिड। ये सैचुरेटेड फैट जो हुआ, घी कहिए या बटर कह सकते हैं, जो सॉलिड फैट हो गया। तो देखिए ये भी एग्जांपल हम लोग कैटलिसिस पढ़ रहे थे, तो ये है आपका होमोजेनियस कैटलिसिस, हेट्रोजेनियस, सॉरी हेट्रोजेनियस। ऐसा हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल काफ़ी है, आपके स्कूल एग्जाम में आता है तो हैबर प्रोसेस हो गया, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हो गया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो गया, हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल हो गया, ये हो गया आपका। एक यहाँ पे छोटा सा आप पढ़ सकते हैं कैसे मैकेनिज्म है वो, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पढ़ाया था, बता रखा था इसमें कि ये ऐसा होता है कि यहाँ पे टेबल रहेगा, इस तरह वर्किंग टेबल है और इस टेबल पे मैंने बोला था कि निकल, ये कैटलिस्ट है, उसको पाउडर बना लीजिएगा। ये पाउडर फॉर्म में इस पे निकल को ऐसे रख देना, और इस पे जब हाइड्रोजन गैस आप पास करते हैं, ये हाइड्रोजन ऐसे गैस इस पे पास करेंगे, ये है गैस, गैस स्प्रे करेंगे, तो गैस जैसे स्प्रे करेंगे ये हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और पकड़ करके ऐसे बना लेता है, ऐसे ऊपर रखेगा। इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी। बट अभी आप इस पे नहीं जाना है डिटेल में, मैं जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, वहां मैं आपको डिस्कस कर दूंगा एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के लिए एक थ्योरी आता है, जानते हैं आप, कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वर्किंग टेबल पे निकल का पाउडर स्प्रे करना है, उस पर हाइड्रोजन गैस डालना है, हाइड्रोजन गैस
निकल उसको पकड़ लेगा और इधर से ये आएगा। ये टर्म सब जानते हैं आप जानते हैं कि ये ऐसे आएगा रिएक्शन करने के लिए, बॉन्ड मेक होगा, ब्रेक करेगा, ऐसे होता है, मेकिंग होता है आपका, बॉन्ड मेक होगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड मेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये सब चीज जानते हैं आप, और इधर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि आप पढ़े हुए हैं, सारा चीजें आप पढ़ चुके हैं। बट इसका एक थ्योरी है जिसको एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। वेट करेंगे, जब सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे वहां मैं समझा दूंगा। सो प्लीज यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। सो ये थ्योरी था आपका। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूंगा। मेरा होमोजेनियस हो गया, होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हो गया। अभी कुछ स्लाइड आएगा, 10 सेकंड के लिए एक क्वेश्चन आएगा। उस 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है, ऐसे टिक कर लेना है। लेट होगा तो स्लाइड को रोकिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा। एंड 5 क्वेश्चन अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब एग्जाम में आया हुआ। सो एक सेकंड का है, बस आप देखना है, टिक करना है। ओके, आपने बनाया 5 क्वेश्चन, सिंपल सा। उसमें आईटी मेन का भी इस साल का भी क्वेश्चन था जो एकदम आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपका, तो आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना था एंजाइम कैटालिसिस एंड ऑटो कैटालिसिस। सेल्फ कैटालिसिस वो अलग है, पहले एक एंजाइम पहले डिस्कस करते हैं। तो इसका एक ही रिएक्शन जो है, जो स्कूल में भी खूब आता है, 11th में भी है, 12th क्लास में भी है, जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सबसे कॉमन है। सो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर या सुक्रोज, केन शुगर पे लिखा रहता है। गन्ना, जो गांव में जो हम लोग गन्ना का खेती करते हैं, वही शुगर का फर्मेंटेशन। सो उसे अल्कोहल बनाना है। सो शुगर से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, खूब एग्जाम में आया हुआ, स्कूल में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है कि शुगर। सो C12H22, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, C12 है, H22 और O11, ये शुगर है। इससे मुझे बनाना है अल्कोहल, इथेनॉल। अल्कोहल जो C2H5OH, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, इथेनॉल जो ड्रिंक करने में यूज किया जाता है अल्कोहल, उसको बनाना है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। चलिए, सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बड़ा सा रिएक्शन है बट सिंपल, बहुत कॉमन रिएक्शन है। सो ये स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग लेते हैं C12 और H22O11, ये हो गया शुगर। शुगर को सुक्रोज भी बोलते हैं हम लोग। ये शुगर सुक्रोज हो गया, ठीक है। ये जो आप शुगर जो हुआ, आप शुगर केन जूस से भी ले सकते हैं, या शुगर रिच जो सोर्स है
जो पहाड़ों में, जंगलों में जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो महुआ, महुआ का जो फ्रूट हो, महुआ पेड़ होता है, जंगलों में महुआ का पेड़ होता है और उसका जो फ्रूट होता है वो खूब मीठा रहेगा। फ्रूट जस्ट नीचे गिरता है और खूब मीठा फ्रूट रहेगा। तो महुआ के अंदर भी ये मिलेगा आपको, शुगर या सुक्रोज, और बहुत रिच होता है, उसमें शुगर रिच रहेगा आपको। ये हुआ। राइस, चावल के अंदर भी होता है शुगर, शुगर रहेगा राइस के अंदर भी। तो कोई भी शुगर रिच कंपाउंड लेकर के इसको वाटर, ऐसे पूरा पानी डालना है और वाटर डालना है एक्सेस अमाउंट, ऐसे बहुत ज़्यादा वाटर डालना है, क्योंकि ये रिएक्शन पढ़ा हुआ काइनेटिक में भी। ये एग्जाम्पल हो जाएगा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में। एक्सेस रिएक्शन लेंगे तो इसका रेट इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये हो गया, एक्सेस अमाउंट ले लेंगे और इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिए। इसको जस्ट महुआ, ढेर सारा महुआ लेना है, उसमें खूब पानी डालना है, उसको छोड़ देता लो 10 दिन 15 दिन के लिए छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ अपने आप जस्ट कैटलिसिस, एंजाइम कैटलिसिस होता है, एयर से ऑटो कैटलिसिस जनरेट कर लेगा। एंजाइम कैटलिसिस इनवर्टेड, इनवर्टेड, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिसिस है, बायोकैटलिसिस रिएक्शन में आता है, ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, ये जानना है आपको। और वो इसको ब्रेक कर देगा। आप रिएक्शन चेक करेंगे, बैलेंस रिएक्शन है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो ग्लूकोज हो जाएगा और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बनेगा फ्रुक्टोज। इसको आप बोल सकते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं सड़ाना, वो महुआ के फ्रूट्स को लेकर के पानी डाल करके 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, सड़ने गलने के लिए छोड़िए, तो उसमें अपने आप बैक्टीरिया जनरेट करेगा। उसका नाम होता है इन्वर्टेज। ये एंजाइम कैटलिसिस है और वो उसको डिकम्पोज कर देगा, ब्रेक कर देगा। एक लेयर ग्लूकोज का, दूसरा लेयर फ्रुक्टोज का, उसमें से ग्लूकोज को अलग करिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज जो हुआ, ग्लूकोज को उसमें से फिल्टर कर लेते हैं लोग और इसको फिर छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देंगे। यहां एक नया कैटलिसिस अटैक करेगा उसके ऊपर, वो जाइमेज है, और ये इसको अटैक करके 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, 2 इथेनॉल आप चेक करेंगे। और एंड कार्बन यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 चाहिए, तो 2 CO2 यहाँ से गैस जनरेट करेगा। आप एक बार चेक करेंगे बैलेंस, 4 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन करेक्ट, हाइड्रोजन 12, 10 एंड 12 करेक्ट। देखिए ये इथेनॉल बन गया। ये स्कूल में भी खूब आता है बोर्ड एग्जाम में, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। सो कैटलिस्ट लिखना है इन्वर्टेड, लिखना है जाइमेज, यही एंजाइम कैटलिसिस रिएक्शन में आ जाएगा, ये दोनों रिएक्शन। हो गया। ये छोटा सा रिएक्शन आपको जानना था, एंजाइम कैटलिसिस। यही बोर्ड के लिए, यही कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपका। सो एंजाइम कैटलिसिस हो गया। इसमें भी क्वेश्चन होगा, तो मैं एक स्लाइड देखता हूँ, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एक स्लाइड बना के इसमें ऐड करता हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटो एंड सेल्फ कैटलिसिस। सो नेक्स्ट था ऑटो कैटलिसिस या सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन। ये भी आसान है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सो यहाँ आपको लिखेंगे कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट। सो यहाँ पे लिखने केमिकल रिएक्शन, in which प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट, जिसमें प्रोडक्ट जनरेट हुआ और वो खुद कैटलिस्ट का काम करने लगेगा। इन विच द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट।
सो इसको इज डिफाइंड एज ऑटो कैटलिसिस या सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन कह दीजिएगा। सो एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल के लिए चलिए इसमें स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमें बनाना है ऑटो कैटलिसिस सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन में, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लीजिए ना। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। सो ये एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें मैं ऑटो कैटलिसिस दिखाता हूं आपको और ग्राफिकली भी मैं समझा देता हूं। ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। सो समझिए यहां पे बल्कि मैं बड़ा कर देता हूं, आप उसको नोट लिख कर लेंगे, आप नोट कर लें, मैं उसको मिटाने वाला हूं कि ये मुझे रिएक्शन थोड़ा बड़ा करना है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3 और C डबल बॉन्ड O और O यहां पे है C2H5। यह एस्टर का हाइड्रोलिसिस है। इसमें मुझे वाटर ऐड करना है। मीडियम है एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट हो, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होगा आपका फास्ट होगा, ठीक है। फास्ट रिएक्शन में यहां से डिसोसिएट करेगा जो आप जानते हैं, और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 और COOH, यहां से ऐसे ब्रेक करना है और यहां बन जाएगा C2H5OH, होगी ये। तो ये तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन तो फास्ट रहेगा। और अब मैं समझाता हूं कि अगर मैं कैटलिस्ट नहीं लूं, अगर इस रिएक्शन में कैटलिस्ट लूं ही नहीं, देखिए आप समझिए यहां पे कलर चेंज कर देता हूं मैं, बताइए CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 ये एस्टर है, और मैं इसमें अब कैटलिस्ट लूं ही नहीं, मैं यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, तो विदाउट कैटलिस्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ रिएक्शन हुआ विदाउट कैटलिस्ट, तब बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन स्टार्ट करिएगा तो बहुत स्लो रहेगा, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो चलेगा, वेरी स्लो रिएक्शन बिना कैटलिस्ट का स्टार्ट करेंगे। होने दीजिए स्लो, चलिए 1 घंटे तक वेट करेंगे, जितना भी स्लो होगा देखते हैं, कुछ तो रिएक्शन होगा। जैसे ही ये रिएक्शन होगा, बट है बहुत स्लो, रेट इसका बहुत स्लो, ये तो स्टार्ट हुआ फास्ट, आगे बढ़ जाएगा, बट होने दीजिए रिएक्शन। मान लीजिए कि स्टार्ट हुआ और एकदम स्लो रिएक्शन हुआ, और स्लो रिएक्शन होने के बाद थोड़ा सा ये बना, कुछ टाइम लगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, और ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट को देखें, एक प्रोडक्ट को देख लें, प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट है ना एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, प्रोडक्ट हुआ एसिटिक एसिड। जैसे एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड डिसोसिएट करेगा, और डिसोसिएट करेगा ऐसे CH3 और C डबल बॉन्ड O ऐसे, और यहाँ पे H+ ऐसे डिसोसिएट करेगा। देखिए तो ये मिल गया, एसिडिक हाइड्रोजन मिला, और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन मिला, ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से जंप कर जाएगा, और जंप कर करके यहाँ पे H+ आ जाएगा, ये आएगा, H+ आया तो ये देखिए ये कैटलिस्ट मिलना शुरू कर जाएगा, ये ऑटो कैटलिसिस हो जाएगा रिएक्शन। तो शुरुआत में वेरी स्लो इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम फास्ट, इसी के रेट को पकड़ेगा। ऑटो कैटलिसिस इसी को बोलते हैं कि पहचानने का तरीका है कि स्टार्टिंग में स्लो रहेगा, विदाउट कैटलिस्ट ले रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन शुरू हुआ, बट अगर प्रोडक्ट बना, थोड़ा सा भी प्रोडक्ट बना, जैसे ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड डिसोसिएट किया, ये केटायन एनायन, जैसे ही H+ आया, H+ आके यहाँ पे आ गया, रिएक्टेंट को हेल्प करना शुरू कर दिया, ये ऑटो कैटलिसिस। देखिए यही बोलते हैं इसी को, ऑटो और कैटलिसिस।
इससे आपको समझना है कि प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट। लेंगे रिएक्शन कैटलिस्ट लेंगे तो स्टार्ट ही फास्ट होगा, बट विदाउट कैटलिस्ट लेंगे तो यहां लिखेंगे वेरी स्लो इनिशियली बट इट बिकम फास्ट आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद देखिए जब प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो रिएक्शन तेज हो जाएगा। वेरी स्लो इनिशियली बट it become fast after some time। तो शुरुआत भले ही स्लो रहेगा बट वो तुरंत फास्ट हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका है कि ऑटो कैटलिसिस जो होते हैं इनिशियली स्लो रहेंगे, कुछ देर बाद फास्ट हो जाते हैं। आप ग्राफिकली भी देखना चाहेंगे, आप नोट कर लेंगे, मैं ग्राफिकली प्लान करता हूं, मैं दिखाता हूं ग्राफिकली। यहाँ एनर्जी नहीं, आप नोट करेंगे वहां पे, मैं यहाँ प्लान कर रहा हूं। अब देखिए ग्राफिकली समझिए ऑटो कैटलिसिस का। जो ब्लू रिएक्शन है कैटलिस्ट है और ये रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ फास्ट, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे, जैसे स्टार्ट ही हुआ तो ये एकदम फास्ट रिएक्शन, ऐसे एकदम तेज रिएक्शन हुआ, खूब फास्ट रिएक्शन। और रेड कलर का स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन एकदम स्लो, स्टार्टिंग एकदम स्लो, ऐसे लेके चलना है, स्लो एंड आफ्टर सम टाइम ये एकदम से दोनों का रेट एकदम मैच कर जाएगा। देखिए एकदम सेम। ये ऑटो कैटलिसिस को ग्राफिकली भी आप पहचान सकते हैं, ग्राफ से आप पहचानिए। देखिए ये रिएक्शन है कैटलिस्ट और ये विदाउट कैटलिस्ट, वेरी स्लो इनिशियली और कुछ देर बाद जस्ट फास्ट पकड़ लेगा। तो ग्राफिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली आप सीख सकते हैं कि जिसमें एक प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट का काम करने लगेगा। जैसे ही प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देगा और स्पीड बढ़ा देगा। तो ग्राफ से भी आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ये ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है कि ये रेड कलर है विदाउट कैटलिस्ट, और ब्लू कलर है कि कैटलिस्ट। ये हो गया आपका सबसे बेस्ट रिएक्शन, यही है ऑटो एंड सेल्फ कैटलिस्ट समझने के लिए। ऑर्गेनिक हो गया, एक इनऑर्गेनिक का भी रिएक्शन मैं ले रहा हूं। क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं? आपके कॉपी में मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कंप्लीट करिए इसको। कर लिया आपने? मैंने क्या समझाया था आपको? ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, ये है +7 है, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन, यहां कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3 और ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बस मीडियम है, ये तो सिर्फ मीडियम लिया हुआ, एसिडिक मीडियम। वहां H2SO4 ले सकते हैं, HCl आप ले सकते हैं, और आप जानते हैं कि
अगर एसिडिक मीडियम रहता है तो ये मैग्नीज जो होगा वो चेंज करके Mn+2 में कन्वर्ट कर जाएगा, जहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। हो गया। मैंने ये समझाया था कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा और कार्बन अपना ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम बढ़ा के 4 तक ले जा सकता है CO2। तो ये रिएक्शन हुआ। बाकी अब बैलेंस करना हो वो आप कर सकते हैं। इसका एक्स फैक्टर जो है 5 है, इसका एक्स फैक्टर 2 है। श्योर यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, बाकी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, इस रिएक्शन में जो ये एक प्रोडक्ट है ना, ये ऑटो कैटलिसिस का काम करता है। ये प्रोडक्ट जो हुआ सो मैग्नीज प्लस प्लस, या अगर यहाँ H2SO4 लेंगे, जनरली H2SO4 ही लेते हैं, तो MnSO4, ये जो प्रोडक्ट है एक्ट एज ऑटो या सेल्फ कैटलिस्ट। सो ये रेट को बढ़ाता है, ये ऑटो या सेल्फ कैटलिस्ट का काम करता है। ये जो प्रोडक्ट बना वो जैसे ही यहां आना शुरू करेगा रेट फास्ट कर जाएगा। तो ऑर्गेनिक में भी एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक में भी पूछा हुआ आपका। सो फिर मैं 2 स्लाइड बना के देता हूं आपको। कुछ क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 10 सेकेंड के लिए स्लाइड आएगा, आप सॉल्व करेंगे। इसके आगे कुछ पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट 13 में कुछ ऑर्गेनिक का कैटलिस्ट आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कैटलिस्ट ज़्यादा चीज़ तो पढ़ा हुआ ही मिलेगा, फिर भी रिपीट करेंगे। सो ऑर्गेनिक में एक नाम हम लोग पहले पढ़े हुए थे, जिगलर नटा कैटलिस्ट। तो ये भी खूब पेपर में पूछा गया है और मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। जिगलर नटा कैटलिस्ट जो होता है पॉलीमराइजेशन, नेचुरल रबर के पॉलीमराइजेशन में, आर्टिफिशियल रबर बनाने में, बहुत सारे पॉलीमराइजेशन में आप यूज करते हैं। जिगलर नटा को इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं ऑर्गेनिक में। सो यहाँ पे TiCl3 और प्लस C2H5 का होल थ्राइस एल्युमिनियम, ऐसा। या इसमें TiCl4 भी रहता है, टाइटेनियम का क्लोराइड रहता है, TiCl3 या TiCl4 भी रहेगा। और यहाँ पे C2H5 और होल थ्राइस एल्युमिनियम। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हो गया, लोग पढ़े हुए थे। यूज इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, स्पेशली फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ द रबर। जो रबर का मैन्युफैक्चर में इसी को यूज करते हैं। सो यूज इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कोई एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे, लिख के आप बता देंगे कि हाँ हम लोग कहाँ पढ़े हुए थे। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो नेचुरल रबर बनाने का प्रोसेस है, तो आइसोप्रीन। आप आइसोप्रीन ऐसे बना लेंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और C और CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन जो व्हाइट मिल्क होता है, जो रबर के प्लांट के अंदर से निकलते रहता है, ये व्हाइट मिल्क। तो आप इसको लिखेंगे, ये आइसोप्रीन है, ये व्हाइट मिल्क फ्रॉम अ रबर प्लांट। सो क्लास में आपको मैंने दिखाया भी था, जब GOC आप पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप कॉमन नेम पढ़ रहे थे, आयुपेक नेम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने रबर प्लांट से मिल्क निकालते हुए दिखाया भी था आपको। और बोला था कि बहुत सारा मिल्क आपको N मोल्स जो है वो पॉलीमराइज करना है और एक जगह लेकर के इसको आप कैटलिस्ट, ये जिगलर नटा C2H5 का होल थ्राइस और Al प्लस TiCl3, ये कैटलिस्ट आप डाल देंगे। ये मिल्क है, लिक्विड है, ये भी आप बोल सकते हैं कि ये एक हेटेरोजेनस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है।
ये कैटलिस्ट जो है एल्युमिनियम का कंपाउंड है, टाइटेनियम का कंपाउंड है, ये कैटलिस्ट सॉलिड रहेगा। तो हेटेरोजेनस कैटलिसिस में ये भी आप लिख सकते हैं। और पॉलीमराइजेशन होकर के ये जो प्रोडक्ट बनेगा यही साइंस का नेचुरल रबर है, CH2CH डबल बॉन्ड C और यहाँ हुआ CH3 और ये है CH2 होल N। ये है प्रोडक्ट, ये नेचुरल रबर है, इसे बोलते हैं नेचुरल रबर। तो एक एग्जांपल आप नोट कर लेंगे, इसके आगे बहुत सारा चीजें पढ़े थे, वॉल्केनाइज किए थे, कार्बन डाल के ब्लैक किए थे, इसको हार्ड किए थे, सो सब चीज पढ़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल बस यहाँ पे लिखना था आपको कि ये आपका लिक्विड है और इसमें जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, यहाँ टाइटेनियम क्लोराइड में Cl3 भी यूज कर सकते हैं, Cl4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइटेनियम का दोनों वैलेंसी होता है, 3 और 4 दोनों रहेगा। सो ये कैटलिस्ट हो गया आपका। आप विल्किंसन कैटलिस्ट वो भी यूज करना होता है, वो भी लिख लेंगे आप। छोटा छोटा पॉइंट है, मेरा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ छोटे छोटे पॉइंट नोट करेंगे। एक कैटलिस्ट आप लिख लेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट ये है RH, PH होल थ्राइस P होल थ्राइस और Cl, ये कैटलिस्ट ऐसे लिखा रहेगा। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर RH का +1 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये RH का। आप उसको ब्रेक करना चाहें तो लिख सकते हैं, ब्रेक कर करके। चलिए ब्रेक करना हो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। आपको ऐसे समझना है कि RH है और ये PH का होल थ्राइस, इसका मीनिंग समझना है, PH P और PH PH ये ऐसा है, ये 3 है और ये न्यूट्रल है और यहाँ पे एक रखना है Cl-, ऐसे समझना है। ये 3 लिगेंड है, ऐसा आपका लिगेंड हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं है। फिनाइल वही एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाला फिनाइल है और ये न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन अब आ चुका है टी में। ये यूज किया जाता है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ये यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। मैं रिएक्शन से समझा देता हूं। मैं ऐसे रिएक्शन से समझा देता हूं, आप नोट कर लेंगे। हो गया आपका? चलिए समझिए। यहाँ पे ये थोड़ा सेलेक्टिव है इसलिए फेमस है, आपको पढ़ना है। और ये ऐसे आपको समझना है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके पास हो, ऐसे रिएक्शन हो, ऐसे कोई कंपाउंड है, ठीक है आपका। और इस कंपाउंड में अगर मैं इसको थोड़ा कंपाउंड को और इधर कर देता हूं, ये ऑर्गेनिक में मैं पढ़ाई हूँगा, अल्केन में आपको पढ़ाया हुआ है मेरे, ये फिर से पढ़ेंगे, जिसे सीखते रहेंगे हम लोग। ये हुआ, अगर आप इस पे हाइड्रोजन, अगर आप ऐसे ऐड करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द विल्किंसन कैटलिस्ट RH और PH का होल थ्राइस P होल थ्राइस Cl, मान लीजिए विल्किंसन कैटलिस्ट, इसके प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन जो है ना ओनली अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन, सिर्फ अल्कीन पे अटैक करेगा। सो ये जो अल्कीन पे अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2
C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। बट अगर आप इस पे इस सेम रिएक्शन पे मान लीजिए वही फिर से मैं लिखूं, अगर दूसरा कोई रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं, दूसरा रिएजेंट का मतलब अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहें निकल, निकल के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन निकल देखिए ये दोनों जगह अटैक करेगा। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ भी अटैक कर देगा, हाइड्रोजन निकल जो है वो यहाँ भी अटैक कर देगा, दोनों डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। और इस तरह आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और CH2, फिर यहाँ CH2 और COH बन जाएगा, H और CH3। देखिए आपका प्रोडक्ट ऐसा रहेगा। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए फेमस है कि यहाँ पे ओनली अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, कीटोन ग्रुप पे नहीं करेगा। जबकि हाइड्रोजन और निकल लेंगे, ये डबल बॉन्ड पे भी करेगा और कीटोन पे भी करेगा। और अगर आपका एक और पढ़ना हो इस पे आपको, सो अगर आप NaBH4 पढ़ना हो, NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लोग रिड्यूस करेगा सिर्फ कीटोन पे, ये डबल बॉन्ड पे करता ही नहीं है। तो सेलेक्टिव है कि आपको सिर्फ अल्कीन पे अटैक करना है तो वो लीजिए, दोनों पे अटैक करना है तो ये लीजिए, और सिर्फ कीटोन पे अटैक करना है तो नीचे में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था विल्किंसन कैटलिस्ट। इसके भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं विल्किंसन का, और आपका जो हम लोग पढ़े थे जिगलर नेटा कैटलिस्ट का। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे स्लाइड बना के देता हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा मोड़ा चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फाइनली एक क्वेश्चन मैंने दिया है और एक छोटा सा रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा, देन ये टॉपिक कैटलिस्ट फाइनल हो जाएगा। सो विच रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, जो आईटी मेन का इस बार का ही क्वेश्चन था। सो ऐसे बस सिंपल रिएक्शन, बस लॉजिक बेस्ड रिएक्शन है, वो आप कोई भी बना सकते हैं, यहाँ साइंस की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल जनरल नॉलेज से आप बना सकते हैं कि विच रिक्वायर्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको जरूरत पड़ता है? जो रिएक्शन बहुत स्लो हो, जिस रिएक्शन का रेट स्लो हो, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है। सो विच रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, सिंपल आंसर देखना है, बस 1 सेकंड में आंसर डी बोलना है। आप पीटी में, बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में कम से कम 10 बार तो कॉपी में लिखे हुए हैं कि यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन हुआ, और ब्रोमीन है और आयोडीन है। नाउ यहाँ नॉन मेटल, ये सारे सारे जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ जाता है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, नॉन मेटल में आप जानते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ जाएगा। सो नॉन मेटल के रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। ये सो आयोडीन जो है वो इस रिएक्शन में लिस्ट रिएक्टिव है, और जो लिस्ट रिएक्टिव है उसको लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगा, उसको कैटलिस्ट हेल्प करने आएगा। तो ये है आंसर डी है, सिंपल सा रिएक्शन। एक पॉइंट और है एंड देन हम लोग फाइनल करेंगे इसको टॉपिक को, कैटलिस्ट का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये भी पहले पढ़ा हुआ है, बस छोटा सा बस हम रिवीजन कर देंगे आपको। जब आप कैटलिस्ट डाल रहे थे तो ए
प्लस बी, और आप यहाँ पे कैटलिस्ट डाल रहे थे, आप बोले थे कि मैं यहाँ पे कैटलिस्ट डाल रहा हूँ एक्स। सो कैटलिस्ट रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, पार्टिसिपेट करेगा, वो एक न्यू इंटरमीडिएट बनाता है ए एक्स बी करके, और बी एक नया ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ये न्यू ट्रांजिशन स्टेट, और ये नया ट्रांजिशन स्टेट फिर ब्रेक कर जाता है। सो ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके आपका प्रोडक्ट सी प्लस डी और एक्स जो कैटलिस्ट है वो आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ये हो गया, ये तो जानते हैं आप सब। नया क्या है? नया ये है कि एक्स जो कैटलिस्ट है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो कैटलिस्ट जो एक्स जो देख रहे हैं, ये कैटलिस्ट जो एक्स आपने देखा है, इसका नेचर होना चाहिए, पहला नेचर होना चाहिए कि ये थोड़ा रिएक्टिविटी स्लो रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट रिएक्शन करके ये छोड़े ही नहीं, ये बीच में एकदम पकड़ ले और बोले कि हमें नहीं छोड़ना है, रिलीज नहीं करना है, वो नहीं होना चाहिए। कैटलिस्ट का रिएक्टिविटी थोड़ा कम रहे और कैटलिस्ट का वैलेंसी वेरिएबल रहे। जैसे आप देखिए तो अगर आप सोडियम पढ़ रहे हैं तो सोडियम का वैलेंसी फिक्स है, सोडियम सिर्फ Na+ बनाएगा। जबकि अगर आप मैंगनीज पढ़ रहे हैं, मैंगनीज के बारे में पढ़ते हैं तो मैंगनीज का वैलेंसी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मैंगनीज +2 रहेगा, मैंगनीज +3 होगा, मैंगनीज जो होगा वो +4 तक बन जाता है, +5 बनेगा, मैंगनीज जो है वो +6 बनेगा, मैंगनीज +7 बनेगा, तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। सो कैटलिस्ट का जो प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट का वेरिएबल वैलेंसी होना चाहिए, क्योंकि अगर वैलेंसी बहुत वेरी करेगा, ढेर सारा यहाँ वेरिएबल वैलेंसी यहाँ रहे, तो वैलेंसी जब वेरी करेगा तो वो इंटरमीडिएट बनने का चांसेस क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। यहाँ अगर फिक्स वैलेंसी, यहाँ आप बोलते हैं इसके बारे में कि ये इसका वैलेंसी फिक्स्ड है, सोडियम वैलेंसी फिक्स्ड 1, तो यहाँ चांसेस क्या है ट्रांजिशन स्टेट बनने का? ओनली 1 चांस। बट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो बनने का जो अगर मैंगनीज आप लेंगे तो मैंगनीज अगर एक्स अगर मैंगनीज ले रहे हैं तो उसका बहुत सारा वैलेंसी खाली है। मान ली इससे नहीं बनेगा तो इंटरमीडिएट बनने के लिए इससे ट्राई करेगा, उससे बनेगा, उससे नहीं बना तो इससे ट्राई करेगा, कई स्टेट से ट्राई करेगा, कहीं ना कहीं तो बन जाएगा। इससे बनेगा सिर्फ एक चांस है, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, जबकि इससे बनने का चांस बहुत चांसेस है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए बहुत चांस, ये 2 से बना सकता है, ये नहीं बना तो 3 से बनाएगा, 4 से बनाएगा, नहीं बना तो 5 से, 6 से, किसी न किसी एक से तो बन ही जाएगा। सो कैटलिस्ट का जो प्रॉपर्टी है कि जो कैटलिस्ट देख रहे हैं, कैटलिस्ट का जो प्रॉपर्टी रहता है कि इसका वेरिएबल वैलेंसी होना चाहिए। वैलेंसी खूब वेरी करेगा, बढ़िया एक्शन दिखाएगा कैटलिस्ट का, क्योंकि ये रिएक्शन करने जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, ट्रांजिशन स्टेट बीच में ये बैठेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंसी चाहिए ना आपका। और वैलेंसी जो है अगर वेरिएबल है, बहुत सारा वैलेंसी है, तो किसी न किसी एक वैलेंसी से बॉन्ड बन जाएगा। फिक्स रहेगा तो बहुत कम चांस है। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट का वेरिएबल वैलेंसी और रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, लेस रिएक्टिव नेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं। जैसे आप क्लोरीन मान लीजिए, हाँ क्लोरीन कर लीजिएगा, अगर आप क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे तो क्लोरीन का वैलेंसी तो बहुत है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बट वो रिएक्टिव है। एक बार क्लोरीन बीच में जाएगा ना तो हटेगा नहीं, वो एकदम बीच में बैठे रह जाएगा, वो मोर रिएक्टिव है। वो उसको बोलिएगा अलग होने के लिए यहाँ से, हटेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं रिएक्टेंट को। तो 2 फीचर कैटलिस्ट का होता है, एक तो वेरिएबल वैलेंसी, दूसरा लेस रिएक्टिव नेचर, और ये दोनों फीचर आपको पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में मिल जाएगा। डी ब्लॉक जो कि ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल जो बोलते हैं ना आपको, उसके लिए। सो कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी होना चाहिए, कैटलिस्ट का जो प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल वैलेंसी, वैलेंसी वेरी करना चाहिए, ठीक है, एंड लेस रिएक्टिव, ये थोड़ा रिएक्टिविटी कम रहना चाहिए।
सो ये फीचर जो आपको साइंस में मिलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट और कंपाउंड, मोस्ट कॉमन आप साइंस के 90% कैटलिस्ट आप देखेंगे तो डी ब्लॉक का ही कंपाउंड मिलेगा, या डी ब्लॉक का आयन मिल जाएगा, या डी ब्लॉक का कोई एटम मिल जाएगा। सो यही लोग ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल कहेंगे इसको, कि ट्रांजिशन मेटल है, ये वेरिएबल वैलेंसी और लेस रिएक्टिव नेचर होता है इनका, इसलिए ये सबसे बेस्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में सबसे अच्छे डी ब्लॉक के यूज होते हैं। पहले भी मैं आपको इनऑर्गेनिक में समझा चुका हूँ। आज का क्लास इतना ही था। अभी 20 क्वेश्चन आपने देखा, इस टॉपिक से आया हुआ है, जो एकदम आसान है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल थ्योरी है जो आपको समझना है और तुरंत फिंगर टिप्स पे बन जाता है क्वेश्चन। सो आज के लिए यही, नेक्स्ट क्लास फिर न्यू टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक में।